इतिहास, जयपुर या आमेर का इतिहास। जयपुर या आमेर के इतिहास में इनका संस्थापक कौन था? संस्थापक दुल्हे राय। दुल्हे राय ने स्थापना की थी या ढोला मारू ने स्थापना की। एक राजा हमें याद रखना है इसमें कोकिल देव, एक राजा याद रखना है राजदेव, एक राजा याद रखना है पृथ्वीराज कछवाहा, फिर एक ढंका राजा याद रखना है इसमें भारमल। तो हमने जो कल लास्ट क्लास के अंदर बात की थी वो भारमल के बारे में बात कर रहे थे। ये इनके बारे में कोई ज्यादा नहीं है। जो पहला इंपॉर्टेंट राजा है वो कौन सा है? भारमल ही है। तो भारमल 50 साल की उम्र में शासक बना था और भारमल ने किससे मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए? अकबर से। अकबर की अधीनता स्वीकार कब की? 1562 में, ठीक है। और अपनी बेटी का विवाह किया अकबर के साथ में। और भारमल ने अपने बेटे व पोते, बेटे का नाम था भगवंत दास और पोते का नाम था मान सिंह, इनको अकबर की सेवा में भेज देता है। फिर हमने एक बात यह भी पढ़ी थी कि भारमल 1570 के अंदर नागौर क्या लगाता है? दरबार लगाता है। और 1574 के अंदर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1574 में भारमल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब भारमल की मृत्यु होती है ना, तब इसका बेटा राजा बनता है और बेटे का नाम क्या है? भगवंत दास। राजा कौन बनता है? भगवंत दास राजा बनता है, भगवान दास नहीं बनता। राजा कौन बनता है? भगवंत दास। तो आज हम जो बात पढ़ेंगे ना वो किसके बारे में पढ़ेंगे? भगवंत दास के बारे में पढ़ेंगे। आज भगवंत दास से अपने शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए भगवंत दास। अकबर का सेनापति होता है ये जो भगवंत दास है और बहुत सारे अकबर के साथ सैनिक अभियानों के अंदर ये क्या लेता है? भाग लेता है। पहले इसके बारे में अपने बात करते हैं कि क्या क्या बातें हमें इसमें याद रखनी है और जो बात याद रखने वाली होगी उस बात को अपने क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले अपने लिखते हैं कि भगवंत दास का शासन काल क्या है। तो राजा कब बनते हैं? जब भारमल की मृत्यु होती है। और भारमल की मृत्यु कब होती है? 1574 में। भगवंत दास 1574 से 1589 तक भगवंत दास शासक रहता है। पिता कौन है भगवंत दास का? तो भारमल है। ये अपने को ध्यान में रखना है। भारमल के बेटे भगवंत दास को अकबर है वो मनसब देता है। मनसब का मतलब मैंने बताया था आपको कि मनसब आप ऐसे मान लीजिए कि एक प्रकार की तनख्वाह है, ठीक है, या एक प्रकार के मान का प्रतीक है कि आपको मुगल बादशाह की सेना में इतने घुड़सवार रखने, इतने घोड़े रखने और इतने सैनिक रखने, जो भी युद्ध होगा उस युद्ध के अंदर वो भाग लेंगे, शाही सेना का हिस्सा होंगे और इसके बदले में आपको क्या है? सम्मानित किया जाएगा, मुगल दरबार के अंदर एक पद दिया जाएगा। इसे अपने मनसब के नाम से क्या है? जानते हैं। इसे मनसब मिला था 5000 का। कितना मनसब था इसका? 5000 का मनसब। फिर अपने बात करते हैं कि अकबर ने एक इसे उपाधि दी थी। उपाधि का नाम है अमीर उल उमरा। किसने दी है? अकबर द्वारा प्रदत्त। प्रश्न आता है कि अपने इस भगवंत दास को अमीर उल उमरा की उपाधि किसने दी? तो किसने दी है? अकबर ने दी है। अगली बात, जो भगवंत दास है ना, ये भगवंत दास एक सैनिक अभियान पे जाता है। उस सैनिक अभियान का नाम था सरनाल।
गुजरात के अंदर पड़ता है ये सरनाल नाम का स्थान। यहां पर अकबर के भाई होते हैं, सौतेले भाई होते हैं, वो क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। जब इस विद्रोह को करने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए जब भगवंत दास जाता है ना, तो भगवंत दास कहते हैं यहां पर बहुत ही वीरतापूर्ण तरीके से लड़ता है और इस विद्रोह का क्या कर देता है, दमन कर देता है। उन मिर्जा बंधुओं का दमन कर देता है भगवंत दास। जब भगवंत दास अकबर के दरबार में आता है ना, तो अकबर कहते हैं कि जब ये वापिस लौटता है तब अकबर भगवंत दास के आने पर नगाड़े बजवाता है कि नगाड़े बजाओ, कौन आ रहा है, भगवंत दास आ रहा है। और भगवंत दास को एक तो नगाड़ा निशान का मान दिया गया कि आप अपने दरबार के बाहर क्या बजवा सकते हो, अपने घर के बाहर नगाड़े बजवा सकते हो। यानी कि जैसे राजा आता है ना अपने महल के अंदर या कोई दरबार में पेश करता है, तो वो नगाड़े होते हैं, वो नगाड़ा बजाते हैं कि राजाधिराज महाराज फलाने महाराज पधार रहे हैं दरबार के अंदर। तो वैसे ही एक तो ये मान मिल गया इसको, नगाड़े बजवाए थे, उसके बाद में इसे इसकी इजाजत दे दी गई। एक इसे परचम की इजाजत दी गई कि आप अपना समय का क्या रख सकते हो, झंडा रख सकते हो। ये इजाजत किसने दी है, अकबर ने दी है। कहते हैं कि एक इसे राजा की भी उपाधि दी जाती है बाद में। अकबर उसके भारमल के पास में भी थी राजा और अमीर उल उमरा की, और इसे भगवंत दास के। लेकिन यहां पर जो प्रश्न बनता है ना, वो प्रश्न क्या बनता है कि ये परचम और नगाड़ा निशान का मान है, ये कौन से अभियान के बाद दिया गया, तो सरनाल अभियान के बाद। इसको अपने नोट कर लेंगे। आगे चलो और कहानी देखते हैं। आगे अपने बात करें कि सबसे पहले जो भगवंत दास है वो कौन से सैनिक अभियान पर जाते हैं, तो सबसे पहले भगवंत दास जाते हैं चित्तौड़ अभियान पर। कौन से अभियान पर जाते हैं, चित्तौड़ अभियान। और ये चित्तौड़ अभियान कब होता है, 1567-68 में होता है। इस समय चित्तौड़गढ़ का राजा कौन होता है, महाराणा उदय सिंह। कौन होते हैं, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता, मेवाड़ के शासक होते हैं। लेकिन ये चित्तौड़गढ़ छोड़कर कहां चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं। और बाद में अपने देखते हैं कि उस समय बाद में यहां पर एक भयंकर लड़ाई होती है। यहां पर अपने कह सकते हैं कि यहां पर साका होता है। क्या होता है, साका, जिसे चित्तौड़ का साका बोलते हैं अपने। चित्तौड़ का कौन सा साका था ये, चित्तौड़ में कितने साके हुए थे, 3 हुए थे क्या। पहला कब हुआ था, पहला 1301 में या 1303 में, पहला 1303 में रतन सिंह के समय, ठीक है। दूसरा हुआ था 1534 के आसपास, जब गुजरात का शासक आक्रमण करता है बहादुर शाह, है ना। और जब यहां का राजा होता है विक्रमादित्य। और तीसरा साका होता है 1568 के अंदर, जब अकबर आक्रमण करता है और शासक कौन होता है, उदय सिंह होता है। उदय सिंह पहाड़ों में चला जाता है। अपने देखते हैं कि कल्लाजी राठौड़, जयमल मेड़तिया, पत्ता सिसोदिया, ये यहां पर लड़ते हुए वीरगति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। और कहते हैं कि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जब इसने आक्रमण किया था तब सिर्फ 8000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे, सिर्फ 8000। और अकबर की सेनाएं कहते हैं कि 50,000 से भी अधिक थी। उन 8000 सैनिकों ने अकबर की 50,000 सेना को आधे से ज्यादा क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। जब नष्ट कर दिया तो अकबर इस चीज से नाराज हुआ। और अकबर जब नाराज हुआ तब अकबर ने चित्तौड़गढ़ के नगर के अंदर जो लोग रह रहे थे उनके कत्लेआम का क्या दे दिया था, आदेश दे दिया। जिसके कारण लगभग कहते हैं कि 30,000 लोगों को बेरहमी से बिना किसी बात के मार दिया गया। यह घटना होती है। इस समय इस अकबर के साथ में कौन सेनापति होता है, एक भगवंत दास होता है। और कुछ किताबों में अपने को यह भी मिलेगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कत्लेआम का आदेश किसके कहने पर दिया गया, भगवंत दास के कहने पर दिया गया। एक ये बात अपने को याद रखनी है। ये बात हो गई 1567-68 की। इसके बाद में हमें जो बात ध्यान में रखनी है वो इनका अभियान याद में रखना है, रणथंबोर। कौन सा अभियान है, रणथंबोर अभियान।
रणथंभौर अभियान होता है 1569 के अंदर, और रणथंभौर उस समय पड़ता था बूंदी के अधीन, और बूंदी का राजा था, कौन था भी? सुरजन देव हाड़ा। बूंदी का राजा कौन था? सुरजन देव हाड़ा। बूंदी के चौहान पढ़ाए थे, तब मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। तो सुरजन देव हाड़ा के ऊपर अकबर सेना लेकर के आता है। उस सेना के अंदर भगवंत दास भी होता है, भगवंत दास का बेटा मान सिंह भी होता है, और अकबर भी होता है। तो कहते हैं कि भगवंत दास और मान सिंह इस सुरजन देव हाड़ा को समझाते हैं कि देख, तेरी छोटी सी रियासत है, और अकबर है वो लगभग भारत का क्या है? राजा है। इसके साथ तू दुश्मनी करेगा, युद्ध करेगा, तो सीधी सी बात है कि तू इसके अंदर दुख ही पाएगा, कोई ज्यादा बढ़िया बात नहीं है। तो इससे अच्छा है कि तू इनसे संधि कर ले, इसकी अधीनता स्वीकार कर ले, और इसमें तेरी रियासत का भी भला है और सभी का इसी चीज में भला है। तो कहते हैं कि सुरजन देव बात है, इस बात को मान लेते हैं, समझ जाते हैं, और भगवंत दास और अपने अकबर कहते हैं कि इसके साथ संधि करने के लिए जाते हैं, जिसमें जो अकबर है वो नौकर के वेश के अंदर जाता है और संधि करके आते हैं। तो वहां पर युद्ध होता ही नहीं है। तो ये इनका कौन सा अभियान हो गया? दूसरा अभियान। तीसरा अभियान अपने को ध्यान में रखना है 1572 का सरनाल विजय, जो अपने यहां पे पढ़ के आए 1572। इसके अंदर लड़ाई होती है। इस लड़ाई के अंदर भगवंत दास की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कहते हैं मान सिंह भी इस युद्ध के अंदर अच्छा खासा परिचय देते हैं अपनी वीरता का, क्योंकि लड़ते हुए भगवंत दास इस युद्ध में एक बार घायल हो जाते हैं। तो कहते हैं बाद में मान सिंह लड़ता है, और मान सिंह इस युद्ध के बाद में क्या है? विश्वास प्रिय सेनापति बन जाते हैं अकबर के, और भगवंत दास भी इसके अंदर अपनी वीरता का परिचय देते हैं। मिर्जा बंधुओं का दमन कर दिया जाता है, जो अकबर के सौतेले भाई थे। तो ये कब का अभियान है? 1572 का। कितने अभियान पढ़ लिए? 3 अभियान पढ़ लिए। चौथी बात अपने एक ये ध्यान रखेंगे कि एक नागौर दरबार भी तो लगता है। नागौर दरबार कब लगा था? 1570 में लगा था नागौर दरबार। और नागौर दरबार किसने लगाया था? अकबर ने लगाया था। अकबर नागौर में क्यों दरबार लगाता है? देखो, अकबर की एक नीति थी। नीति क्या थी? सुलह ए कुल की नीति, यानी कि या तो मित्रता स्थापित करो राजाओं के साथ में, अगर मित्रता स्थापित करो या अधीनता स्वीकार करो, एक ही बात है। अगर वो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा तो उसका क्या कर दो? दमन कर दो, उस पर आक्रमण कर दो। ये नीति रही। तब भारमल ने कहा कि बादशाह, आप एक व्यक्ति से तो कब तक लड़ोगे, और इतना बड़ा राजस्थान है, इतना बड़ा भारत है, ऐसे तो आप मुगल बादशाह पूरे हिंदुस्तान के बन ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना चाहिए? आप राजस्थान में किसी एक स्थान पे जाकर बैठ जाओ। मुझे पता है कि राजस्थान के राजाओं की आपस में इतनी नहीं बनती, तो वो एक दूसरे के डर से आपसे आपकी अधीनता क्या कर लेंगे? स्वीकार कर लेंगे। तो 1570 के अंदर नागौर के अंदर दरबार लगता है। नागौर के दुर्ग के अंदर अकबर यहां पे आके बैठता है, और अकाल राहत कार्य का बहाना लेकर के यहां पर एक तालाब का निर्माण शुरू करवा देता है। उस तालाब का नाम क्या था? शुक्र तालाब। शुक्र तालाब, इसका निर्माण शुरू करवा देता है। इसमें इस भगवंत दास की क्या भूमिका रहती है? तो ये जो रियासत है, ये रियासत कौन सी है? जैसलमेर। जैसलमेर। और इस जैसलमेर का शासक था रावल हर राय बाटी। बाटी राजवंश था, बाटी राजा थे। तो कहते हैं कि भगवंत दास इस हर्राय बाटी के पास में आता है, और इस हर्राय बाटी को इस बात के लिए मनाता है कि आप नागौर में जाकर के क्या करेंगे? अकबर की अधीनता स्वीकार करेंगे। और हर्राय बाटी ये बात मान लेते हैं। हर्राय बाटी यहां से कहां आते हैं? नागौर आते हैं, और नागौर के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और इनकी जो राजकुमारी थी उसका नाम था नाथीबाई। क्या नाम था? नाथीबाई। इस नाथीबाई का विवाह किससे कर दिया जाता है? अकबर से कर दिया जाता है। यह बात कब की रहती है? 1570 की। इसमें अपने वो बात पढ़ रहे हैं नागौर दरबार के अंदर, जिसके अंदर किसकी भूमिका है? भगवंत दास की भूमिका है। वही बात पढ़ रहे हैं, पूरा नागौर दरबार नहीं पढ़ रहे अपने। जो जिस राजवंश के अंदर जितनी भूमिका आएगी ना, अपने उतनी भूमिका पढ़ते चलेंगे। अब ये 1570 वाली बात होगी।
अब इसके बाद में अपने को ध्यान में रखना है कि 1572 से लेकर के और 1572 से 7 साल कितने हो गए, 1579 हो गए क्या, 1579, यहां तक ये राजा रहते हैं, यहां तक रहते हैं क्या, ये सही नहीं लिखा गया, तो सही लिखा है 74। हाँ, अब इसके बाद में अपने इनकी बात करें तो इन्हें भेजा जाता है पंजाब की ओर। पंजाब के अंदर सिस्टम क्या था, अब एक तो जो भारत के अंदर पंजाब है, पहले पंजाब इतना बड़ा नहीं था, पंजाब क्या था, खूब बड़ा था, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब आधा पंजाब कहां चला गया था, पाकिस्तान में चला गया था। अब तो पंजाब कितने अपने पास, कितना पंजाब है, पहले पंजाब कितना होता था, ये सारा क्या होता था, इधर ये सारा एरिया ये किसका होता था, ये पंजाब का एरिया होता था, और ये सारा का सारा ही पंजाब कहलाता था। इस पंजाब की एक प्रकार से सूबेदारी दे दी जाती है अपने भगवंत दास को, और यहां पर ये लगभग 7 साल सूबेदारी के पद पे क्या है रहते हैं। और 7 साल जब ये यहां पे रहते हैं तब इस भगवंत दास की एक बेटी होती है, इस भगवंत दास की बेटी का नाम था, क्या नाम था, मानी बाई। इस मानी बाई का जो विवाह है, ये विवाह अकबर के बेटे से किया जाता है, किससे, सलीम बोल दो या क्या बोल देते हैं अपने इसे, जहांगीर, क्योंकि पहले तो नाम सलीम था, जब राजा बना तब कौन सी उपाधि धारण करता है, जहांगीर नाम से क्या बन गया, राजा बन गया। तो कहते हैं कि बाद में इस मानी बाई से और इस सलीम से एक बेटा भी होता है, इस बेटे का नाम क्या है, खुसरो, बेटे का नाम क्या था, खुसरो नाम था। कहते हैं ये जो खुसरो होता है ना, ये खुसरो अकबर का प्रिय पोता होता है, लाडला बोलते हैं ना जिसे, और लाड लाड में बिगड़ा हुआ होता है। तो जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है, अकबर की मृत्यु के बाद में ये सलीम क्या कर, अपने ये खुसरो क्या कर देता है, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है कि राजा कौन बनेगा, राजा तो मैं बनूंगा, और इसका मामा है जो मान सिंह वो भी इसका क्या देता है, साथ देता है। तो बाद में कहते हैं कि जहांगीर इस खुसरो को पकड़ लेता है, और इस खुसरो का एक भाई और होता है, सौतेला भाई, उसका नाम होता है खुर्रम। खुर्रम इस खुसरो की क्या करवा देता है, इसी बहाने से हत्या करवा देता है। लेकिन राजस्थान की किताबों में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि ये जो मानी बाई है ना, ये इस खुसरो की क्या कर देती है, हत्या कर देती है। ये सही नहीं, कौन हत्या करवाता है, खुर्रम, कि कहीं ये राजा ना बन जाए, राजा किसको बनना है, मेरे को बनना है, इसकी हत्या करवा देता है। और बाद में जब जहांगीर की मृत्यु होती है तब खुर्रम क्या बनता है, शाहजहां नाम से क्या बनता है, राजा बनता है। ये कहानी रहती है। इस बीच में एक घटना अपने को और भी ध्यान रखनी है, वो घटना क्या है कि 1572 से लेकर के और 97 तक मेवाड़ का राजा रहता है महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता। जब अधीनता स्वीकार नहीं करता है तब क्या होता है कि कुछ शिष्टमंडल भेजे जाते हैं, यानी कि व्यक्तियों को भेजा जाता है कि आप जाइए और महाराणा प्रताप को मनाने का प्रयास कीजिए कि वो अकबर की क्या कर ले, अधीनता स्वीकार कर ले। तो उसमें एक शिष्टमंडल के रूप में कौन जाता है, ये भगवंत दास भी जाता है मिलने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप मानते नहीं। और बाद में अपने बात करें तो अंतिम जब इनकी मृत्यु होती है, वो पंजाब के अंदर ही मृत्यु होती है, और इनकी मृत्यु के बाद में इनका बेटा है वो क्या बनता है, राजा बनता है। कुल मिला के ये 7-8 तो अपने इसके अंदर पॉइंट है जो हमें क्या है याद रखना। हाँ जी, नागौर दरबार के समय आमेर का शासक भारमल था, ठीक है, लेकिन वो तो भारमल तो राजा है और ये भगवंत दास क्या है, अकबर का सेनापति है ना, इसलिए जैसे अकबर कह रहा है वैसा ये काम कर रहा है। तो इस भगवंत दास की जो भूमिका है वो यही है कि जो जैसलमेर का शासक राय भाटी है उसको अकबर की क्या करवाता है,
अधीनता स्वीकार करवाता है। अब ये जो बात पड़ी है, इन बातों में जो जो बात लिखने लायक है, जो जो प्रश्न बनता है, वो बात अपने को क्या करनी है, नोट करनी है। कर ले नोट, ठीक है। तो हमने 2-3 बात लिखी थी। एक तो हमने लिख दिया कि इनका शासनकाल क्या है, दूसरा इनका मनसब लिख दिया, तीसरा इनकी उपाधि लिख दी अमीर उल उमरा की। वो जो परचम और नगारे वाली जो बात है ना, वो अपने उस अभियान के दौरान ही लिख देंगे। भी कौन से अभियान के दौरान मिली है वो भी तो याद रखनी जरूरी है अपने को। तो जिस अभियान में मिली उसी अभियान के अंदर अपने इसको नोट करेंगे। तो हम अब शुरू करते हैं भगवंत दास के सैनिक अभियान। भगवंत दास के सैनिक अभियान। भगवंत दास के सैनिक अभियान। एक नंबर लिखेंगे चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान अकबर ने किया था 1567-68 में। आक्रमण 67 में होता है, एक प्रकार से घेरा डाला जाता है, और जो युद्ध होता है वो 68 के अंदर होता है। तो इसको दोनों सनों के अंदर अपने मान के चलेंगे। इसमें ज्यादा कोई बात नहीं लिखनी अपने को। जो इस चित्तौड़गढ़ पे जो आक्रमण का जो वर्णन है ना, वो वर्णन तो अपने पढ़ेंगे जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब। अब सिर्फ उतनी बात लिखनी है जितनी बात किससे संबंधित है, भगवंत दास से संबंधित है। नहीं तो फिर अपने 2-2, 3-3 बार लिखते फिरेंगे। एक ही बार लिखेंगे, वो उसी समय लिखेंगे। तो लिखेंगे इस अभियान के दौरान, इस अभियान के दौरान भगवंत दास अकबर के साथ था। अकबर के साथ था। दूसरी बात, दुर्ग जीतने, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद, दुर्ग जीतने के बाद भगवंत दास की सलाह पर, भगवंत दास की सलाह पर अकबर ने कत्लेआम का आदेश दिया। कत्लेआम का आदेश दिया। किसकी अपने सलाह पर दिया था? भगवंत दास की। आने वाला क्वेश्चन है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। कहते हैं कि अकबर एक महान राजा था, तो क्या महान राजा एक कत्ल-ए-आम, एक कत्ल-ए-आम शब्द हो गया, यानी कि आम लोगों का कत्ल करना। और लगभग कहते हैं कि इस कत्लेआम के आदेश के अंदर 30,000 हिंदू लोग मारे गए थे, बिना ही मतलब के, उनका कोई दोष नहीं था। तो ऐसा आदेश किसके कहने पर दिया गया? भगवंत दास के कहने पर। और आदेश दिया था जी, हाँ वो सही बात है कि जिसकी तलवार की धार तेज है वो महान है, बात इतनी सी है, ठीक है। इतिहास के अंदर वही मान हुआ है। अशोक है तो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, उसमें पता नहीं कितने लाखों लोग वो बिना मतलब के मारे गए थे। और बाद में कहते हैं कि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो बौद्ध धर्म तो स्वीकार उसने इसलिए कर लिया था, ये भी बात कुछ इतिहासकार कहते हैं कि और कोई जीतने लायक क्षेत्र ही नहीं बचा था, तो उसने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अब कहें कि उसका क्या हृदय परिवर्तित हो गया। हृदय परिवर्तित पहले व्यक्ति की हत्या की तब क्यों नहीं हुआ? इतने लाखों लोगों को मारने के बाद भी हृदय परिवर्तित कैसे हुआ, है ना? तो वो सब कहानियां है, और कहानियां जो बन गई है वो पढ़नी पड़ेगी। अब अगले अभियान की बात करते हैं अपने, रणथंभौर अभियान।
रणथंबोर अभियान 1569 ईस्वी। रणथंबोर बूंदी राज्य के अधीन था और बूंदी राज्य का राजा कौन था? सुरजनदेव हाड़ा था। ठीक है, तो लिख देंगे रणथंबोर शासक सुरजनदेव हाड़ा। रणथंबोर शासक सुरजनदेव हाड़ा। ये भी शासक वैसे शक्तिशाली शासक ही था सुरजनदेव हाड़ा, कोई वैसे अपने नॉर्मल शासक में नहीं गिन सकते इसको, शक्तिशाली राजा ये भी। लेकिन ये ठीक है, समझदारी मान लो या कुछ भी मान लो, किसने अकबर की क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। करने को ये भी महाराणा प्रताप की तरह संघर्ष कर सकता था, लेकिन इसने अधीनता वाली बात है उसको मान लिया। अपने जो ग्रंथ मिलता है आईन अकबरी, उस आईन अकबरी के अंदर कहा गया है कि ये जो सुरजनदेव हाड़ा है ये भगवंत दास की मध्यस्थता से क्या कर लेता है? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। यानी कि अधीनता स्वीकार कराने के अंदर जो भूमिका रहती है वो किसकी रहती है? भगवंत दास की रहती है। और एक बात वो भी अपने को ध्यान में रखनी है कि कहते हैं कि इस संधि के दौरान जो अकबर है वो भगवंत दास का नौकर के वेश में क्या है? इससे संधि करने के लिए जाता है। मैंने वो कहानी भी बताई थी। तो जैसे जाता है अकबर दरबार के अंदर इसके सुरजनदेव हाड़ा के, तो सुरजनदेव हाड़ा के दरबार में जाते ही बैठ जाता है। तो ये सुरजनदेव हाड़ा कहता है कि भगवान दास तेरा बड़ा नालायक करे नौकर, राजा से पहले ही बैठ गया ये। तो बाद में कहते हैं कि अकबर जब तक संधि नहीं होती तब तक खड़ा रहता है। ऐसी कहानी है, सही है कि नहीं है इसके बारे में तो क्या कह सकते हैं, जो भी है लिख देते हैं अपने। लिखे आईन ए अकबरी के अनुसार, आईन ए अकबरी के अनुसार सुरजनदेव हाड़ा ने भगवंत दास की मध्यस्थता से, भगवंत दास की मध्यस्थता से अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार की। एक ये बात अपने ध्यान में रखनी है। और एक बात वो भी अपने को ध्यान में रखनी है कि हालांकि कोई बना तो नहीं है प्रश्न, कल को कोई प्रश्न आए तो अपना सही होना चाहिए, गलत ना हो प्रश्न। तो लिखेंगे इस संधि के दौरान, इस संधि के दौरान अकबर भगवंत दास के नौकर के रूप में शामिल हुआ। इस भगवंत दास ने समझाया था कि अकबर तू मत जा इस संधि के अंदर, वो तेरे दर्शन ही नहीं करना चाहता, वो खतरनाक आदमी है। और उसको पता चल गया ना कि ये अकबर है तो तेरा सिर फोड़ देगा वो हाथ से, तलवार तलवार की उसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना खतरनाक आदमी है सुरजनदेव हाड़ा। तो कहते हैं नहीं मैं तो देखने जाऊंगा तो इसने कहा भी राजा के वेश में जाता है तो वापिस नहीं आएगा, तू नौकर बन जा, नौकर बन के चल मेरे साथ। तो कहते हैं नौकर बन के जाता है और वो कहते हैं कि जाते बैठ जाते हैं कुर्सी पे। तो ये कहता है कि नौकर बड़ा बदतमीज है आपका, आपसे पहले बैठता है। तो कहते हैं कि बाद में कोई कहानी है कि ये कहते हैं कि हमें प्यास लगी है, हम तो मतीरा खाएंगे। भगवान दास कहता है सिर्फ, कहते हैं कि अकबर को ट्रेलर दिखाता है कि इसमें कितनी शक्ति है। तो कहते हैं कि ये जो सुरजनदेव हाड़ा है ये मतीरे को सिर्फ ऐसे हाथ से अपने बोलते हैं ना कि दबा के तोड़ देता है उसको, और आधा आधा करके दे देता है कि आधा आधा खा लो आप लोग। तो इतनी शक्ति थी, सिर्फ ट्रेलर दिखाता है कि ये इतना शक्तिशाली है, इससे उलझना आवश्यक नहीं है। और हो सकता है कि
जान भी चली जाए तो कहते हैं कि संधि के अंदर पता नहीं चलता कि जो अकबर है वो सैनिक के रूप में अपने राजा है, जो सैनिक है वो, तो ऐसा पता नहीं चलता। मेन बात वो नहीं पूछेंगे, ये बात पूछेंगे कि राजा कौन ने संधि किसके सहयोग से की है और ये अभियान कब का है। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं इसके बाद में 1569 के बाद में 1570 पढ़ लेते हैं अपने। नागौर दरबार। नागौर दरबार सीधी सी बात है नागौर में लगा। नागौर में अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया और अब इसमें भगवंत दास की क्या भूमिका रहती है। 1570 लिखी नागौर दरबार 1570। तो भूमिका एक ही है कि भगवंत दास क्या करता है, जैसलमेर के शासक हर राय भाटी को अकबर की क्या करवा देता है, अधीनता स्वीकार करवाता है। और हर राय भाटी अपनी जो राजकुमारी है, नाम है नाथीबाई, उस नाथीबाई का विवाह किससे करते हैं, अकबर से कर देते हैं और मित्रतापूर्ण संबंध है वो स्थापित करते हैं। तो ये बात इसमें नोट करने वाली है। हालांकि आज तक ये नाथीबाई वाला नाम कहीं पूछा नहीं गया है, लगभग किताबों में आपको नाथीबाई का नाम ही नहीं मिलेगा। सीधा ही लिखेगा कि जैसलमेर की राजकुमारी या राय की पुत्री का विवाह अकबर से किया गया, सीधा ही आपको लिखा उन्होंने। चलो लिख लेते हैं अपने, लिखिए इस दौरान भगवंत दास ने जैसलमेर शासक हर राय भाटी को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। एक नंबर बात ये, और दूसरी बात लिख देंगे हर राय भाटी ने राजकुमारी नाथीबाई, देख लो पहले फैशन नहीं था इसलिए राजकुमारी का नाम भी नाथीबाई है। आजकल कोई नाम सुना है कि इसका नाम नाथीबाई है? नाथीबाई बोल देना वैसे ही तो गुस्सा आ जाए, मेरे को नाथीबाई कैसे बोल दिया। तो राय भाटी ने राजकुमारी नाथीबाई का विवाह है अकबर से किया। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। नागौर दरबार से संबंधित जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है भगवंत दास की, तो ये नोट कर दीजिए। इसके बाद में 4 नंबर पे अपने पढ़ लेते हैं सरनाल विजय 1572 वाली। उसके बारे में मैंने बताया था कि जो अकबर के जो सौतेले भाई होते हैं मिर्जा, ये पहले मिर्जा ही लगाते थे। ये भी अकबर भी तो मिर्जा ही था, जो बाबर आया था तो बाबर भी मिर्जा था, ये मिर्जा थे सब। लेकिन अकबर जब राजा बनता है तो अकबर किसकी उपाधि धारण करता है, बादशाह की। और जब ये बादशाह की उपाधि धारण करता है तब से ये मिर्जा लगाना छोड़ देता है और बाकी इसका जो सारा परिवार है वो क्या लगाता है, मिर्जा लगाता है। तो सौतेले भाई होते हैं कहते हैं अकबर के, जो अकबर के खिलाफ क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और इस विद्रोह को दबाने के लिए जो अभियान है वो अभियान है सरनाल अभियान, या सरनाल विजय भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध के अंदर जीत होती है। तो लिखें आगे, कितने नंबर, 4 नंबर है, कितने नंबर, 4 नंबर। सरनाल अभियान लिख सकते हैं या सरनाल विजय लिख सकते हैं। 1572 इसमें लिखेंगे अकबर के सौतेले भाई मिर्जा बंधुओं ने, यानी कि कई भाई थे, मिर्जा बंधुओं ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, विद्रोह किया। ठीक है। और कहते हैं कि इस अभियान के अंदर जो भगवंत दास है वो इस अभियान का जो महत्वपूर्ण वीर मान सकते हैं या सेनापति मान सकते हैं, उनकी क्या है भूमिका है वो महत्वपूर्ण रहती है। तो लिखेंगे
इस विद्रोह को दबाने में, इस विद्रोह को दबाने में भगवंत दास की महत्वपूर्ण भूमिका रही, महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है। और इसी अभियान के बाद में इसे नगाड़ा का निशान और परचम का निशान मिलता है कि आप अपना परचम रख सकते हो। कब की बात है ये, कौन से अभियान की बात है? तो सरनाल अभियान की बात है, लिख देंगे। इस विजय से प्रसन्न होकर अकबर ने मान सिंह अपने भगवंत दास को नगाड़ा का मान तथा परचम का निशान प्रदान किया, का निशान प्रदान किया। यानी कि अकबर इस विजय से बहुत क्या है, खुश हुआ कि अपने पास अब ढंग के सेनापति आने लगे हैं राजपूतों की ओर से, और आगे युद्धों के अंदर अपने को क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है सरनाल अभियान के दौरान। अब इसके बाद अपने अगली बात करें तो अगली बात अपने 5 नंबर पे इसमें बात कर लेते हैं कि महाराणा प्रताप से शिष्टमंडल के रूप में क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं 1573 के अंदर। सितंबर 1573 में जाते हैं ये मिलने के लिए। और 1576 में अपने को पता है ये कौन सा युद्ध होता है, हल्दी घाटी वाला युद्ध होता है ना। हाँ, तो लिखते हैं महाराणा प्रताप से शिष्टमंडल के रूप में मुलाकात। अब कौन कौन गए थे, ये जब महाराणा प्रताप पढ़ेंगे ना अपने, उस समय पढ़ेंगे। ये बात है सितंबर 1573 की। सितंबर 1573 महाराणा प्रताप से शिष्टमंडल के रूप में मुलाकात। लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि ये जो इनकी शिष्टमंडल वाली जो मुलाकात है वो सफल रही थी क्या असफल रही थी? असफल रही थी। तो लिखेंगे इसमें भगवंत दास असफल रहे, असफल रहे। वो भगवंत दास गया क्यों था? सिर्फ इसलिए भेजा था कि आप महाराणा प्रताप को, इसलिए महाराणा प्रताप के पास में भेजा था कि आप अकबर की क्या कर लो, अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन महाराणा प्रताप ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। अब इसके बाद में जो बात अपने को ध्यान में रखनी है, वो बात ध्यान में रखनी है कि इसके बाद में इन्हें कहां का सूबेदार बना दिया जाता है, पंजाब का सूबेदार बना दिया जाता है। तो हम अगला पॉइंट लिख देंगे पंजाब की सूबेदारी। और यहां पर सूबेदारी के पद पे ये रहते हैं 1582 से 1589 तक। 7 साल हो गए ना ये। इनके बीच के अंदर जो भी घटनाएं हैं उनमें इनकी कोई जानकारी अपने को नहीं पढ़नी है, न कोई मिलती है ऐसा अभियान किताबों के अंदर। तो जो इंपॉर्टेंट है वो बात अपने नोट करते हैं। पंजाब की सूबेदारी, कहते हैं पंजाब का इन्हें सूबेदार बनाया जाता है और ये पंजाब के सूबेदार के रूप में लाहौर रहते हैं। पहले पंजाब की राजधानी क्या होती थी, लाहौर। तो हम चलो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये कहां पर रहते हैं, अब इतने 7 साल कहां रहेंगे, लाहौर में रहे। क्योंकि ये जो क्षेत्र था ना इधर वाला, ये वाला जो एरिया था पंजाब वाला, इस पर क्या है, इस ओर से आक्रमण होते थे। और सबसे ज्यादा अगर कोई आक्रमण होते थे ना तो वो साइड यही थी। और यहां पर एक शक्तिशाली व्यक्ति को होना जरूरी था, इसलिए यहां पर किसकी नियुक्ति की जाती है, भगवंत दास की नियुक्ति की जाती है 1582 से 89 तक। और यहीं पर रहते हुए ये अपनी बेटी का विवाह किससे कर देते हैं, मानबाई का विवाह है वो अकबर के बेटे से कर देते हैं, सलीम से कर देते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अब अपने एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से क्या सिस्टम रहता है, उस पर अपने ध्यान देते हैं। ये यहां तक नोट कर लिया होगा। आज भगवंत दास पूरा कर देते हैं, कल मानसी पढ़ लेंगे।
टाइम हो गया, कोई बात नहीं, 5 मिनट और लगेंगे। मैं एक डायग्राम से आपको समझा देता हूं, उसी के अकॉर्डिंग आप बना लेना। ये सलीम है, ये कौन है? सलीम। इस सलीम के साथ एक विवाह तो होता है मान बाई का, ये है मान बाई। मान बाई ये किसका बेटा है? अकबर का बेटा है। ये किसकी बेटी है? भगवान दास की बेटी है। इन दोनों का क्या होता है? विवाह होता है। ठीक है। अब एक तो बात ये ध्यान रखनी है कि इनका विवाह कब होता है और कहां पे होता है। तो इनका विवाह होता है 1585 के अंदर। 1585 में इनका विवाह होता है और लाहौर में इनका क्या होता है? विवाह होता है। एक बात ये अपने को ध्यान में रखनी है। तो विवाह की तारीख लिख देते हैं अपने 13 फरवरी 1585। और इन दोनों से एक पुत्र होता है। इस पुत्र का नाम क्या है? इस पुत्र का नाम है खुसरो। इस पुत्र का नाम क्या है? खुसरो। इस सलीम का जो विवाह है ना, एक विवाह होता है जोधपुर की राजकुमारी से। एक विवाह कहां होता है इसका? जोधपुर की राजकुमारी से इसका विवाह होता है। इस राजकुमारी का नाम मिलता है अपने को जगत गुसाई, या उसका नाम अपने को कुछ किताबों के अंदर मिल जाएगा जोधबाई, जगत गुसाई या जोधबाई। तो इसका नाम चलो मैं इधर लिख देता हूं कि इसका नाम क्या है? जगत गुसाई, या इसका नाम है जोधबाई। तो अब ये भी ध्यान में रखनी है अपने को कि ये जो जोधबाई है, ये जोधबाई किसकी बेटी है? तो मारवाड़ या जोधपुर के अंदर एक राजा बनता है मोटा राजा उदयसिंह, उस उदयसिंह की बेटी है ये जोधबाई। तो लिख देते हैं इसके पिता का नाम क्या है? मोटा राजा उदयसिंह, जो किसका भाई है? राव चंद्र सेन का भाई है की पुत्री। ठीक है। इन दोनों से एक बेटा होता है। इस बेटे का नाम क्या है? पुत्र का नाम क्या है? तो इस बेटे का नाम है खुर्रम। इस बेटे का नाम क्या है? खुर्रम नाम है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अपने मान बाई की बात करते हैं कि मान बाई किसकी बेटी है? मान बाई बेटी है भगवंत दास की। ये किसकी बेटी है? भगवंत दास की बेटी है, भगवंत दास की पुत्री। जब ये शादी होती है तो इसे कुछ उपाधियां या कुछ उपनाम मिलते हैं। कुछ उपाधियां या कुछ उपनाम मिलते हैं, जिसमें एक तो उपनाम इनका मिलता है सुल्तान ए निसा। पूछा जाता है पेपर में कि सुल्तान ए निसा, सुल्ताना मस्ताना, शाह बेगम, बादशाह बेगम, ये किसके नाम है? तो ये सारे के सारे किसके नाम है? इसके नाम है अपने मान बाई के। तो लिख देते हैं उपनाम लिख दीजिए, शाह बेगम, बादशाह बेगम, सुल्ताना मस्ताना। एक और सर सुल्तान ए निसा रह गया क्या? सुल्तान ए निसा, सुल्तान ए निसा, ये इसके उपनाम है। इसका मतलब है कि रानियों के अंदर मुख्य रानी है ये। अपने बोलते हैं ना पटरानी है ये, सभी रानियों में मुख्य रानी कौन सी है? मान बाई। अब ये जो सलीम है, सलीम आगे जहांगीर नाम से राजा बनता है। तो जब ये जहांगीर नाम से राजा बनता है तो कहते हैं सलीम की शुरुआत से आदतें खराब थी। ये शराब पीता था, शराब के नशे में रहता था, और ये शराब भी पीता था, और ये चित्रकला के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखता था। तो जब भी कोई फोटो बनवाता, कोई कहता चित्रकार की बात साहब की फोटो बनानी, तो 1 मिनट रुक, पहले गिलास लेता, गिलास के अंदर शराब डालता और फिर ऐसे करके वो फोटो बनवाता। यानी कि फोटो भी किसके साथ खिंचवाना पसंद करता था? ये शराब के साथ। तो इन शराब वाली आदतों से ये जो मानबाई है ये परेशान हो जाती है, कई बार समझाती है, लेकिन ये जहांगीर है ये समझता नहीं है। तो कहते हैं कि इसकी शराब की आदतों से परेशान होकर के मानबाई बाद में आत्महत्या कर लेती है।
एक ये बात अपने को ध्यान में रखनी, ठीक है। लिख देता हूं इधर, जहांगीर की शराब की आदत से परेशान होकर आत्महत्या की, आत्महत्या की। एक ये बात ध्यान रखनी। अब अपने बात कर लेते हैं इस खुसरो की। तो 1605 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु होती है। जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है, राजा कौन बनता है? ये सलीम जहांगीर नाम से राजा बनता है। जैसे ही राजा बनता है, वैसे ही ये खुसरो क्या करता है? विद्रोह करता है। खुसरो विद्रोह करता है कि राजा मेरे को बनना है, तो ये विद्रोह कर देता है खुसरो। जैसे ये विद्रोह करता है, इसके विद्रोह में दो व्यक्ति साथ देते हैं। एक तो इसका मामा भगवंत दास का बेटा मानसिंह, इस माननी बाई का या मान बाई का भाई, वो क्या करते हैं? इसका साथ देता है। एक अपने जो सिख गुरु है, गुरु कौन से हैं? गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव इनका साथ देते हैं और कहते हैं कि बाद में जब इसे पकड़ने की कोशिश की जाती है, तब खुसरो भागकर गुरु अर्जन देव के पास में चला जाता है और गुरु अर्जन देव है वो इनको क्या है? शरण देते हैं। और इस शरण देने के बदले में बाद में कहते हैं कि गुरु अर्जन देव को क्या है? अपने फांसी दी जाती है ना, इन्हें दंड दिया जाता है, मृत्यु दंड दिया जाता है। तो गुरु अर्जन देव को मृत्यु दंड दिया जाता है इनके द्वारा। और खुसरो को बंदी बना लिया जाता है और कहते हैं कि खुसरो की आंखें फोड़ दी जाती है। और बाद में ये खुर्रम है, ये खुर्रम किसी साजिश के तहत खुसरो की क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। राजस्थान की किताबों में ये पढ़ने को मिलेगा कि खुसरो के विद्रोह से तंग आकर के उस मानबाई ने इस खुसरो की हत्या कर दी, क्योंकि ये आगरा दुर्ग में कैद था। और बाद में दुखी होकर के खुद ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। तो बात गलत है। इस खुसरो की हत्या कौन करवाता है? खुर्रम करवाता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो हमने क्या लिखा? अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। मानसिंह ने खुसरो का साथ दिया। शॉर्टकट में लिखते हैं, गुरु अर्जन देव ने खुसरो को शरण दी, खुसरो को